वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो आज देख रहे हैं फर्स्ट ईयर का एयर इनटेक सिस्टम 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। सीआई इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसको डीजल इंजन भी कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। यहां मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए इस इंजन को डीजल इंजन बोलते हैं और जो फ्यूल यूज होता है उसे कहते हैं डीजल। एक्चुअली वो है C10। इस इंजन की विशेषता क्या है? इसमें फ्रेश एयर इनटेक स्ट्रोक में फ्रेश एयर ली जाती है, उसे कंप्रेस करके कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में फ्यूल का इंजेक्ट किया जाता है और पावर प्राप्त की जाती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वो जली हुई गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो जरूरी क्या है? हवा, और वो हवा होनी चाहिए साफ। तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम, इनटेक सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं। इट इज ग्रुप ऑफ मैनी पार्ट्स फॉर सप्लाइंग क्लीन एयर। डीजल इंजन को हमेशा साफ हवा देने के लिए बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहले क्या है, वायुमंडल में जितनी भी हवा है उसमें धूल के कण हैं, उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उसमें बहुत कुछ है, गंदगी। अगर वो धूल के कण इंजन के अंदर चले जाएंगे तो वह इंजन के सिलेंडर की भीतरी दीवारों, इंटरनल वॉल्स को क्षतिग्रस्त करेंगे, पिस्टन को, पिस्टन रिंग्स को, सबको वो, यानी बिना फिल्टर के यह इंजन आधा घंटा भी नहीं चल सकता। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? एयर फिल्टर या एयर क्लीनर। अब वो जो हवा फिल्टर्ड होकर अंदर जा रही है वो जाएगी कैसे? उसके लिए होता है एयर इनटेक पाइप। फिर वो एयर इनटेक पाइप जाता कहाँ है? इनलेट मैनिफोल्ड में। इंजन के पार्ट्स, पूरा इंजन खोला था और एक एक पार्ट्स तुम्हें दिखा दिए हैं मैंने। उसके बाद आया सिलेंडर हेड। अब कई आजकल के इंजनों में सारे वाल्व सिलेंडर हेड में है, मगर बहुत सारे पुराने इंजनों में क्या होता था, वाल्व ब्लॉक में होते थे। जैसे वो इंजन है, इसके सारे वाल्व सिलेंडर ब्लॉक में है। तो हवा को अंदर जाने के लिए इसमें ब्लॉक में पोर्ट बने हुए हैं। पर जो आधुनिक इंजन है उनमें सिलेंडर हेड में पोर्ट बने हुए रहते हैं, उस रास्ते से हवा अंदर जाती है। उसके बाद है इनलेट वाल्व, और वो इनलेट वाल्व भी रहता है वाल्व गाइड के अंदर। वाल्व गाइड का काम है, गाइड का क्या काम होता है? रास्ता दिखाना। तो वाल्व गाइड का काम है वाल्व को रास्ता दिखाना ताकि वह इधर उधर भटके ना। यह काम है वाल्व गाइड का। अब वाल्व खुलता है केम के दबाने से या रॉकर आर्म के दबाने से, पर वो बंद होता है रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा। ये सब पार्ट्स मिलके बनाते हैं एयर इनटेक सिस्टम। किसमें? नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन। जो इंजन अपनी वैक्यूम से, अपनी चूषण शक्ति से, जब यह पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जा रहा है उस समय जो सक्शन पैदा हो रही है इसके अंदर, क्योंकि यह थोड़ा टाइट फिट है। पिचकारी में पानी भरते हो, कैसे भरती है वो? क्योंकि उसमें भी एक पिस्टन है। जब वह टाइट फिट अंदर को जाता है तो उसके अंदर का दाब वायुमंडल के दाब से कम हो जाता है। इस वजह से वायुमंडलीय दाब के प्रभाव के कारण यह हवा इसके अंदर आ रही है। जब आप पिचकारी को पीछे को खींच रहे हो तो वो थोड़ा टाइट चल रहा है, स्टोव में पंप हवा भरते हो, वो भी एक पिस्टन है उसके साथ। इसी तरह से इंजेक्शन लगाते हो, लगवाया है इंजेक्शन, तो उसके अंदर भी एक पिस्टन है। और वो जब पिस्टन नीचे को जा रहा है क्योंकि वो टाइट है तो एक चूषण शक्ति पैदा कर रहा है, उसके कारण उसमें दवा घुस रही है। ठीक इसी तरह से ये भी थोड़ा सा टाइट है क्योंकि ये जब रिंग लगाए हैं, रिंग लगाने के बाद उन्हें कंप्रेस करके तब इस पिस्टन को इसमें फिट किया गया है। इसमें तो पिस्टन सीधे चले गए क्योंकि उसमें तो रिंग है ही नहीं, पिस्टन रिंग ही नहीं है, और वो इतना पुराना है कि उसके पिस्टन रिंग अब मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है। तो जब ये नीचे को जा रहा है तो जो सक्शन हो रही है उस समय इनलेट वाल्व खुला है। अब ये वाल्वों का खुलना और बंद होना इट्स डिपेंड ऑन वाल्व टाइमिंग।
उस पर हम बाद में बात करेंगे कि वाल्व टाइमिंग है क्या। पर ये पिस्टन ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है शर्मा? ये पिस्टन इसमें ऊपर नीचे कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है इसको? क्रैंक शाफ्ट। और वो क्रैंक शाफ्ट चल रही है रोटरी मोशन में, यानी ये 4 स्ट्रोक इंजन है। इसका मतलब है कि टीडीसी और बीडीसी के बीच में की दूरी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। तो ये टीडीसी से बीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, अगेन बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, 4 बार, 2 बार नीचे आ रहा है और 2 बार ऊपर जा रहा है। तो जब ये पहली बार नीचे आ रहा है तो हवा अंदर आ रही है, इनलेट वाल्व खुला है। जब ये ऊपर को जा रहा है तो इनलेट वाल्व बंद हो जा रहा है, दोनों वाल्व बंद हैं तो हवा उसके अंदर कंप्रेस हो रही है। जब हवा को दबाया जा रहा है तो उसका तापमान बढ़ जा रहा है। एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जब पिस्टन टीडीसी से थोड़ा सा नीचे है, यानी क्रैंक एंगल थोड़ा अभी पूरी तरह से 180 डिग्री नहीं हुआ, टीडीसी से बीडीसी तक जब पिस्टन चल रहा है तो उस समय क्रैंक कितनी चल रही है? 180 डिग्री। और फिर जब बीडीसी से टीडीसी जा रही तो फिर कितनी चल रही है? 180 डिग्री। यानी एक चक्कर में 360 अंश होते हैं, आधे चक्कर में पिस्टन नीचे आ रहा है, आधे में ऊपर जा रहा है। पर अभी पूरी तरह से ऊपर नहीं पहुंचा है। 10 डिग्री बिफोर टीडीसी है या 15 डिग्री बिफोर टीडीसी है, उस समय इसमें फ्यूल का इंजेक्शन कर दिया जाता है। और इस सीटेन या डीजल फ्यूल की यह विशेषता होती है, यदि 350 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हवाओं के ऊपर इसे ऑटोमाइज करके छोटे छोटे टुकड़ों में इंजेक्ट करके स्प्रे किया जाएगा तो ये जलने लगता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सीटेन या डीजल फ्यूल। डीजल फ्यूल डॉक्टर रुडोल्फ डीजल के नाम पर ही उसको बोला गया है, मगर वो एक्चुअली क्या है? सीटेन है, वो हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जैसे ही उसको गर्म हवा के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो वो जलने लगता है। और पिस्टन अभी ऊपर ही को जा रहा है, ये टीडीसी तक जाएगा, टॉप डेड सेंटर। डेड सेंटर इसके आगे नहीं जा सकता। तो टीडीसी कहां पर है? एकदम सिलेंडर हेड के पास है, मगर वो क्रैंक की पोजीशन ये है, क्रैंक पिन एकदम सीधी है। तो टीडीसी एक तो सिलेंडर के अंदर का वो भाग है जिससे ऊपर और पिस्टन नहीं जा सकता, या क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जिस समय पिस्टन अपने चरम बिंदु पर होता है, ये वाला स्थान कहलाता है टीडीसी। यहां पहुंचने के बाद पिस्टन और ऊपर तो जा नहीं रहा है, मगर गैसें गर्म हो चुकी हैं, फ्यूल जल चुका है पूरी तरह से। तो उन गैसों को जब गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है? उसके आयतन में वृद्धि होती है, एक प्रेशर भी बन रहा है, उस दबाव से यह पिस्टन फिर नीचे को आता है, दैट इज पावर स्ट्रोक। अब जब यह तेजी से नीचे आता है तो यह क्रैंक को कई चक्कर घुमा देता है। अब ये जब नीचे आ गया, तेजी से क्रैंक घूमने लगी, तो ये पिस्टन फिर ऊपर को जाता है, उसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं। ये जो गैसें गर्म हुई हैं, जो फ्यूल जला है, अगर इसे इंजन से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो ये पिस्टन को भी गला देंगे, पिस्टन रिंग गलेंगे सबसे पहले, ये वालों को क्षतिग्रस्त करेंगे, सिलेंडर वाल्स, सिलेंडर की दीवारों को क्षतिग्रस्त करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस जलती हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये सारा 4 स्ट्रोक में होता है। अब ये हवा अंदर कैसे आ रही है? सक्शन के कारण आ रही है। हवा की गंदगी साफ की जा रही है एयर फिल्टर के द्वारा या एयर क्लीनर के द्वारा। एयर फिल्टर एक पेपर का फिल्टर होता है, आजकल लगा हुआ है, बाद में मेरी गाड़ी का एयर फिल्टर खोलोगे और उसे ये कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर मार के उसे साफ करोगे। एयर फिल्टर टाइम टू टाइम क्लीन कर लेनी चाहिए। अगर एयर फिल्टर ब्लॉक होगा तो प्रॉपर हवा नहीं आ पाएगी, इस पर अभी हम आगे बात करते हैं। ये था पुराने इंजनों का एयर क्लीनर, ये ट्रैक्टरों में अभी भी लगा हुआ रहता है, इसको एयर क्लीनर ही बोलते हैं। और ये है ऑयल बाथ टाइप। किस टाइप का? ऑयल बाथ टाइप। ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है ये? तार की जाली है, यह भी फिल्टर है। और ये वाला भाग
जो ये खाली जगह है इस स्थान में भरा रहता है ऑयल। तो जब हवा इस रास्ते से इंडक्ट करती इसके अंदर जाती है तो उस हवा के साथ जो भी गंदगी है पहले वो इस लोहे की जाली के द्वारा साफ हो जाती है। उसके अलावा भी अगर उसके अंदर कोई धूल के कण हैं तो वह भारी कण ऑयल में गिर जाते हैं। जब भी इंजन ऑयल चेंज किया जाता है 10,000 किलोमीटर में या 5,000 किलोमीटर में, तो उस समय इस ऑयल को भी चेंज करना होता है। ठीक है, तो यह ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है। और जो आधुनिक इंजनों में लगे हुए हैं वो हैं पेपर के एयर फिल्टर। उन्हें भी जब इंजन ऑयल चेंज होता है तो उसी समय एयर फिल्टर भी चेंज होता है। यह मैंडेटरी है, यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी क्योंकि गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, इतनी ज्यादा धूल है वायुमंडल में, तो वो पहले भी उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है। मैन्युफैक्चरर इसकी इजाजत नहीं देता है, मगर हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन ऐसी है कि हम कभी कच्चे रास्तों में जाते हैं, धूल भरे हुए रास्तों में जाते हैं, इसकी वजह से वो एयर फिल्टर चोक हो जाता है, बंद हो जाता है। उससे इंजन की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, फ्यूल इफिशिएंट इकोनॉमी कम हो जाती है, यानी ज़्यादा डीजल लगने लगता है, ज़्यादा कच्चा धुआं निकलने लगता है। क्यों? इसकी नेसेसरी पर्पज क्या है एयर फ्यूल्स ये इनटेक सिस्टम का? इस ऑप्टिमम परफॉर्मेंस टू सप्लाई प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ क्लीन एयर टू द इंजन सिलेंडर एट एनी ऑपरेटिंग कंडीशन। प्रत्येक इंजन सिलेंडरों को, यहां पर तो मैंने एक चित्र बनाया है, मगर ये सिंगल सिलेंडर भी हो सकता है, ये 2 सिलेंडर का इंजन भी हो सकता है, ये 3 सिलेंडर का इंजन भी हो सकता है, ये 4 सिलेंडर का, 6 सिलेंडर का, 8 सिलेंडर का इंजन भी हो सकता है। ये इनलाइन इंजनों की बात कर रहा हूं जिसमें सारे सिलेंडर एक लाइन में है, जैसे ये वाला इंजन है। इसके अलावा वी शेप इंजन भी होता है जो वो एयर कंप्रेसर पे लगा हुआ है, वो V2 है, उसमें 2 सिलेंडर हैं और आकार है V का। इसी तरह से पुराने इंजन कई एक रोटरी इंजन भी होते थे जो अब ऑब्सोलीट हो गए। ज्यादातर जो चल रहे हैं अभी V और इनलाइन इंजन। भारत में सारे इंजन इनलाइन यूज किए जा रहे हैं, विदेशों में अभी भी V6, V8, V12 अभी भी यूज हो रहे हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसकी जो नेसेसिटी है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, फ्यूल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल। अब जब भी ये हवा अंदर आ रही है, वायुमंडल में हवा की स्थिति क्या है? ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, बाकी अदर गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन जरूरी है, क्यों जरूरी है? फ्यूल को जलाने के लिए। ऑक्सीजन जलती नहीं है बट ज्वलन में मदद करती है। ये नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, पर जब तापमान 1100-1200 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनाती है, जिसे बोलते हैं NOx। क्योंकि ये NO भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई टू द इंजन सिलेंडर। ये NOx लिखा है मैंने, ये NO भी हो सकती है और ये NO2 भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कितनी हवा अंदर गई है, कितना फ्यूल उस पर इंजेक्ट हुआ है। HC अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन। आफ्टर कंबशन these are the byproducts: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलेट मैटर एंड सूट पार्टिकल्स। ये सारी चीजें बन रही हैं ज्वलन के बाद, जब डीजल जल रहा। सामान्य अवस्था में जब भी एक्सेलरेशन किया जा रहा है, एक्सेलेटर पेडल को दबाया जा रहा है, तो डीजल इंजन से धुआं निकलना एक सामान्य बात है। ये टर्बोचार्ज्ड इंजन है तो उसमें तो ये सामान्य बात है, उसमें ज्यादा धुआं निकल सकता है जब एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका भी उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए। इसी के लिए अभी ये
जो मानक यूज किए जा रहे हैं वो यूज हो रहा है BS6, भारत स्टैंडर्ड 6, वो पर्यावरण मानक है। उन्हें पूरा करने के लिए भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस चाहिए। डीजल इंजनों में 20% एक्स्ट्रा हवा भरनी पड़ती है ताकि हवा गर्म हो जाए और उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में फ्यूल इंजेक्ट किया जाए। इसीलिए डीजल इंजनों का जो फ्यूल इकोनॉमी होती है अच्छी होती है, वो 20, 25, 30, 35, 32 तक का एवरेज तो निकलता ही है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजनों में। इसीलिए निकलता है क्योंकि वो डीजल इंजन की विशेषता है, उसमें हवा को अंदर लेना है, हवा को कंप्रेस करना है और उसके ऊपर फ्यूल का स्प्रे करना है। पर जितनी हवा जाएगी उतनी ही ज़्यादा NOx भी बनेगी, उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर बनेंगे। इनको ट्रीटमेंट के लिए फिर आगे कैटालिटिक कन्वर्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर और NOx रिड्यूसर यानी उसको अलग करने के लिए अमोनिया स्लिप कैटालिटिक कन्वर्टर, बहुत सारा BS6 में अदर इक्विपमेंट्स प्लस सेंसर्स। सेंसर क्या है? सेंसर किसी भी एग्जॉस्ट सिस्टम में लगने वाले सेंसर वहां पर गैसों की मात्रा की सूचना दे रहे हैं ECU को, और तब ECU उसको कमांड सिग्नल दे रहा है इंजेक्टर्स को, और वो इंजेक्टर्स उसकी फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा कर रहे हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? एयर सप्लाई प्रॉपर हो। इसलिए उसमें कौन कौन से इस तरह के पार्ट्स हैं उसका पता होना चाहिए। ये एक पुराना टाइप का यहाँ पर जो अवेलेबल है वो यही है। ये है इनलेट मैनीफोल्ड। क्या है? इनलेट मैनीफोल्ड। ये पेट्रोल इंजन का था तो यहाँ पर कार्बोरेटर लगा रहता है, उसके ऊपर लगा रहता है ये एयर क्लीनर। तो एयर क्लीनर इसमें एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को लेके जा रहा है ये, पर डीजल इंजनों में क्या है? सीधे हवा को इसके अंदर ले जा रहा है। अब इसके अंदर जाने के बाद हवा दो जगह को डाइवर्ट हो रही है, एक लेफ्ट को और दूसरी राइट को। हवा जाएगी वहीं जो पिस्टन सक्शन कर रहा होगा, क्योंकि चूषण शक्ति वहीं बन रही है। मगर यहां पर आने के बाद हवा के रास्ते में एक थोड़ा भटकाव तो है। यहां से वो मान लिया ये नंबर 1 सिलेंडर है, इधर ये 2 सिलेंडरों को हवा दे रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो जो हवा जा रही है वो सिलेंडर हेड में पोर्ट बने हुए हैं, उस इनलेट वाल्व खुला हुआ है, सक्शन जो वाला सिलेंडर कर रहा है, चूषण शक्ति वही है, तो हवा इधर को डाइवर्ट हो जाएगी, इधर को डाइवर्ट। और देखो कि इसमें इस तरह से ये मोड़ है और इसका एक आंतरिक व्यास है। इसे गौर से देख लो और बाद में मैं जब क्लास से चला जाऊंगा तब भी देखना, इसके अंदर उंगली फेर के देखना कि इसकी आंतरिक सतह कैसी है। समझ में आ गई बात? तो ये एयर क्लीनर क्यों दिखा रहा हूं तुम्हें, सॉरी, इनलेट मैनीफोल्ड। अब लेकिन जो इसकी नेसेसिटी है क्या है? ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एट एनी ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशंस, कहीं चढ़ाई हो सकती है, कहीं उतार प्लेन हो सकता है, कहीं एकदम एक्सप्रेस वे हो सकता है, शानदार सड़क, हाईवे और गड्ढा युक्त सड़कें, धूल धूसरित सड़कें, गड्ढा युक्त। कहीं बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड, जैसे अपना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यहीं ज़्यादा दूर नहीं, जोशीमठ, क्या है? बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जहाँ चढ़ाई ज़्यादा होगी, जैसे जैसे समुद्र सतह से हम ऊपर को होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वायुदाब कम हो जाएगा। वायुदाब कम होगा तो इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो गया। और चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए। कितनी चाहिए? अब मान लिया मैंने यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, तो इसका बोर डाया मैंने यहाँ पर लिखा है 90 mm है। मान लिया इस सिलेंडर का बोर डाया 90 mm है और इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक है 100 मिलीमीटर, यानी TDC से BDC या BDC से TDC तक जो ये पिस्टन चल रहा है वो 100 मिलीमीटर चल रहा है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रहा है चाहे नीचे से ऊपर जा रहा है।
अब सक्शन स्ट्रोक में ये नीचे को आ रहा, तो इसके अंदर कितनी हवा आएगी, कितनी हवा आएगी, जितना उसका वॉल्यूम है। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, कितना वॉल्यूम आया इसका, कितना आया दिनेश, जोर से बोल। 635.85 क्या, सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 635.85 क्यूबिक सेंटीमीटर इसके अंदर हवा आनी चाहिए। डीजल इंजनों में इसका भी 20% एक्स्ट्रा आना चाहिए। उसके लिए यूज किए जाते हैं टर्बोचार्ज्ड इंजन, उसके लिए एक टर्बोचार्जर यूज किया जाता है, वो आधुनिक इंजनों में। नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन जो पेट्रोल इंजन है उनमें टर्बोचार्जर नहीं लगा रहता है, जो सिर्फ इस इंजन की चूषण शक्ति के कारण ही इसके अंदर हवा आ रही है। टर्बोचार्जर के साथ एक कंप्रेसर टरबाइन लगी रहती है जो अधिक मात्रा में हवा को खींच के कंप्रेस करके इसके अंदर भेज रही है। अब जब भी हवा को कंप्रेस किया जाता है वो गर्म हो जाती है, इसलिए वह गर्म ना हो तो उसे इंटरकूलर के थ्रू प्रवाहित किया जाता है। उस पर मैं पूरा जो आधुनिक एयर इनटेक सिस्टम होगा, अभी यह क्या है, कन्वेंशनल पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। जब मैं तुम्हें फिर BS6 की इनटेक सिस्टम पढ़ाऊंगा वो टोटली डिफरेंट, मगर ये पार्ट वही रहेंगे। एयर फिल्टर, एयर इनटेक पाइप, इनलेट मैनिफोल्ड, इनके बीच में कुछ चीजें अलग अलग आ जाएंगी। कंप्रेसर टरबाइन, इंटरकूलर और फिर बहुत सारे सेंसर। तो जब इसके अंदर थ्योरेटिकली हवा आनी चाहिए 635.85 क्यूबिक सेंटीमीटर इसके अंदर हवा आनी चाहिए एट ऑल ऑपरेटिंग कंडीशन। पर क्या है, जैसे जैसे हम चढ़ाइयों पर चढ़ रहे हैं वहां वायुदाब भी कम हो जा रहा, हवा है ही नहीं। वो तो बाद की कंडीशन आती है। पहली कंडीशन क्या आती है, जो आजकल के आधुनिक इंजन हैं उसके लिए ये जरूरी है, इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, ऑटोमोटिव पोल्यूशन को कम करने के लिए एक्चुअल एयर कंज्यूम्ड और थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड। ये होना चाहिए लैम्डा, ये होता है लैम्डा। ये एल्गोरिथम इस तरह से बनाई जाती है कि वास्तव में कितनी हवा उसके अंदर आई और थ्योरेटिकली कितनी हवा आनी चाहिए थी। थ्योरेटिकली जो हवा आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 635.85 सीसी, इतनी हवा इसके अंदर आनी चाहिए थी। पर यह हर ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अंदर जाती हुई गैसों के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं। पहली बाधा है एयर फिल्टर। हवा वायुमंडल से आ रही है और आगे फिल्टर आ गया, उस फिल्टर के थ्रू पास हो रही है, तो वहां पर उसके मार्ग में पहली बाधा है एयर फिल्टर। दूसरी है लेंथ ऑफ एयर इनटेक पाइप। एयर इनटेक पाइप की लेंथ कितनी है, उसका आंतरिक डाया कितना है, आंतरिक बनावट कैसी है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इसके अंदर उंगली लगा के देख लेना कि वो मशीन्ड सरफेस है या नॉन मशीन्ड सरफेस है। इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड में हवा ऐसे ही भटक जा रही कि ये जाए कहां को, इसके रनर्स, इसके आंतरिक डाया और उसका सरफेस, यह भी बाधा है। नेक्स्ट है इनर्शिया फोर्सेस।
अब वाल्व को भी खुलने में थोड़ा सा इनर्शिया फोर्स एक नेचुरल फोर्स है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। क्रैंकशाफ्ट घूमने को राजी नहीं होती, ये वाल्व खुलने को राजी नहीं होते नेचुरली। तुम्हें कोई हट कहेगा तो तुम हिलने को राजी नहीं होगे। हटाना है तो कैसे करोगे? कोई ना कोई धक्का लगेगा तभी हटोगे, बाह्य बल लगेगा। ये बॉटल यहां पर खड़ी है तो ये हट रही है अपनी मर्जी से? नहीं हटेगी। हटेगी कब? जब इस पर कोई बल लगाया जाएगा। तो वो बल की मात्रा जब तक उसके बल से अधिक नहीं होगी तब तक वो हिलेगी नहीं। समझ में आ रही? लैम्डा लिखा हुआ है, यह एक स्थिरांक है, ये इसका अनुपात है, वो हमेशा, ये लैम्डा है, ये हमेशा 1 होना चाहिए। यानी जितनी हवा चाहिए वास्तव में, थ्योरेटिकली जितनी हवा चाहिए, यानी 635.85 सीसी हवा इसके अंदर चाहिए, तो ये इसे हमेशा मिलनी चाहिए। अगर ये बराबर हैं, दोनों राशियां बराबर हैं, एक्चुअल हवा भी इतनी आई, थ्योरेटिकल भी इतना ही जरूरी था, तो पॉल्यूशन लेवल कम से कम होगा। उसको जलाने के लिए कम से कम फ्यूल की आवश्यकता होगी। जब फ्यूल कम जलेगा तो पॉल्यूशन कम होगा। समझ में आ रही बात? जितना ज्यादा फ्यूल जलेगा उतना पॉल्यूशन अधिक होगा। तो इस हवा को नापने के लिए आज की डेट में बहुत सारे सेंसर्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जो अंदर हवा जा रही है उसकी मात्रा को नापने के लिए एनीमोमीटर प्रयोग की जाती है हल्की हल्की गाड़ियों में। उसमें हॉट वायर एनीमोमीटर होता है, यानी जो भी हवा उसके पास से गुजरेगी वो उसे ठंडा करेगी, क्योंकि वायुमंडल से जो हवा आ रही है उसका तापमान है कम, और उस हॉट वायर को एक निर्धारित तापमान बना के रखा है, उसको एक निर्धारित वोल्टेज दी गई है, वो रेजिस्टेंस है, उसमें एक वोल्टेज दी गई है। जैसे तुम हीटर में खाना बनाते हो, क्या क्या है वो नाइक्रोम की तार है, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वो लाल हो जाती जब उससे विद्युत धारा निकल रही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा बह नहीं रही है बल्कि वो तार को लाल कर दे रही है। इसी तरह से वहां पर भी जो सेंसर है उसको एक विद्युत धारा दी गई है जो उसको हमेशा गर्म रख रहा। अब जब बाहर की हवा उससे पास हो रही है तो वो उसको ठंडा कर रहा तो उसको रिक्वायरमेंट हो रही है, उसको तो वो तापमान उसका बनाए रखना है, वो ज्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तब ईसीयू उसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, उसे और ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा दे रही है। तो इससे एयर क्वांटिटी का पता चल जाता है। परंतु जब हवा गर्म होगी तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम चढ़ाई पर चढ़ते जाएंगे वायु की डेंसिटी कम हो जाएगी। उसे देखने के लिए एयर टेम्परेचर सेंसर भी लगा रहता है, फिर मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगे रहते हैं बहुत ज्यादा, वो हम BS6 में गाड़ियों में तुम्हें दिखाएंगे। ठीक, तो जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उनमें जो फ्यूल यूज हो रहा है वो है C10, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50 मेगाजूल पर केजी। इसका मतलब है यदि 1 किलोग्राम डीजल को जलाया जाएगा तो उससे 50 मेगाजूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ये गुण ही इसका, जो जैसे पेट्रोल यूज होता है, पेट्रोल में 100 ऑक्टेन, पेट्रोल क्या है? वह भी हाइड्रोकार्बन है, वो है आइसो ऑक्टेन, C8H18। अब ये पूरा का पूरा 100% नहीं होता है, इसको प्रकृति में भी कम मिलता है, प्लस इसको कंबस्टिबल बनाने के लिए, ताकि ये हर ऑपरेटिंग कंडीशन में, इंजन सिलेंडर के अंदर दहन बड़ा मुश्किल काम है। एक निर्धारित मात्रा में ऑक्सीजन आई है, ये जो 635.85 सीसी जो भी इसके अंदर हवा आई है, इसका 21% ही ऑक्सीजन है। फिर जब वो कंप्रेस हो रही है तो आयोनाइज्ड हो जा रही है, कहीं सघन है कहीं विरल है, कहीं पर ही डेंस है, और इसके साथ साथ बहुत सारी अन्य प्रवृत्तियां हैं।
तो इनको सबको मॉनिटर करने के लिए वो सेंसर लगे हुए हैं। उसी मात्रा में जितनी हवा अंदर आई है उसी मात्रा में कम ज्यादा फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए आजकल के इंजनों में सोलोनाइड टाइप के डीजल इंजेक्टर फिट रहते हैं। वो सोलोनाइड टाइप के भी हो सकते हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के भी हो सकते हैं। वो दो तरह के यूज होते हैं, दोनों का काम करने का तरीका एक ही है। ठीक है, तो जो ऑक्टेन है वो 100 नंबर का या 103 नंबर का मिलता है, 100 और 103 नंबर का। एक्चुअली ये 100% आइसो ऑक्टेन नहीं है, इसके साथ थोड़ा सा एन हेप्टेन यानी C7H16, ये जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो CnH2n+2 वाले हैं। तो इसमें 87 ये 13% ये मिलाया जाता है एन हेप्टेन और 87% C8H18 87 + 13 कितना हो गया 100 ऑक्टेन नंबर का। जो 103 है उसमें आइसो ऑक्टेन 90 पार्ट है और 13 पार्ट उसमें एन हेप्टेन है, तो उसका नंबर हो गया 103। समझ में आई? इंडियन पेट्रोल, मैं यूएसए के पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत जरूरी क्या है, एयर सप्लाई प्रॉपर हो। पेट्रोल इंजनों में भी एयर जरूरी है, मगर उसके साथ मिक्स होता है पेट्रोल। एयर और पेट्रोल को मिक्स करने वाले पहले कार्बोरेटर होते थे, अब कार्बोरेटर यूज नहीं होते हैं। अब कार्बोरेटर यूज सिर्फ स्कूटी, मोटरसाइकिल, ये छोटे छोटे इंजनों में होते हैं जो सिंगल सिलेंडर इंजन है। अब ज्यादातर गाड़ियों में जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो 3 सिलेंडर की अल्टो है या वो फिर और बड़ी बड़ी एसयूवीज हैं पेट्रोल वाली, वो सारे के सारे पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन, उसमें भी इंजेक्टर यूज किए जाते हैं। पहले एक आते थे पुरानी किताबें, जिसके पास होंगी अभी भी होंगी, वो उन किताबों में वैसे ही लिखा हुआ होगा कि डीजल पेट्रोल इंजनों में इंजेक्टर नहीं होते, डीजल इंजनों में इंजेक्टर होते हैं। पर आजकल डीजल पेट्रोल इंजनों में भी फ्यूल इंजेक्टर प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डीजल इंजनों में स्पार्क प्लग नहीं होते, क्योंकि उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। गर्म हवा के ऊपर थोड़ा सा फ्यूल इंजेक्ट कर देते हैं तो वो फ्यूल वैसे ही जल जाता है, वो फ्यूल की विशेषता है। और ऐसा हो सकता है ये सोचा डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने कि यदि गर्म हवा के ऊपर कोई फ्यूल इंजेक्ट किया जाए और वो जल जाए, तो उन्होंने जब फर्स्ट बार किया तो उन्होंने चारकोल का उसके ऊपर स्प्रे करवाया और वो जला, उससे विस्फोट हुआ, उन्हें चोट लगी, वो घायल हो गए, बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। मगर फिर ठीक होकर जैसे ही वो ठीक हुए, उन्होंने एक शानदार इंजन बना दिया, जिसका उन्हीं के नाम पर उसको रख दिया डीजल इंजन। ठीक है, तो एयर इनटेक सिस्टम में किसी को कोई शक, कोई सवाल? ये जितने भी ये जो वाल्व खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, किसके कारण? केम के कारण खुल रहे हैं। और बंद किससे हो रहे हैं? वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा। ये जो पिस्टन नीचे को जाते समय सक्शन कर रहा है, ये टाइट फिट है, ये इट कैन स्लाइड, ये स्लाइड कर सके और यहां घिसावट भी ना हो। तुम जब अपने हाथों को घिसते हो तो क्या उत्पन्न हो रही है? गर्मी पैदा हो रही है। तो ये तो मेटल का ही सिलेंडर ब्लॉक है, मेटल का ही पिस्टन है, ये आपस में रगड़ के चलेंगे तो ये तो एकदम से गर्म होकर सीज हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए यहां पर एक लुब्रिकेंट की पतली सी फिल्म बना दी जाती है। वो लुब्रिकेंट संप से मिल रहा है उसको ऊपर, संप से वो ऑयल मेन गैलरी में आ रहा है, वहां से वो क्रैंकशाफ्ट में जा रहा है और उधर ही नोजल लगे हुए हैं गैलरी में, जो कि यहां स्प्रे कर रहे हैं ऑयल को, और वो ज्यादा ऑयल स्प्रे कर रहे हैं। तो उस ऑयल को साफ करने के लिए यहां पर एक ऑयल रिंग होता है, ऑयल स्क्रैपर कहते हैं उसको। स्क्रैपर मतलब
वो जो एक्सेस ऑयल है उसको साफ करता हुआ नीचे वापस संप की तरफ ला रहा है, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप ना रहे ताकि कंप्रेशन भी लीक ना हो, और जब पावर स्ट्रोक में यहां फ्यूल जल रहा है उस समय भी थर्स्ट पूरा मिले और जली हुई गैसें इस रास्ते से लीक होकर संप में ना जाएं, उसके लिए 2 कंप्रेशन रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 कंप्रेशन रिंग होते हैं। ये एक 3-3 नंबर के तुम्हारे सवाल आते हैं, सब एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में राइट आंसर है तो नंबर मिले, रॉन्ग आंसर है तो गए। पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, इसमें बच्चों के 0 नंबर आने लगे, 2-2 0। अब वो नेगेटिव मार्किंग बंद कर दी है, अब तुम्हें धक्का देके यहां से निकालना है। ये 2 क्यों होते हैं? एक रिंग होगी तो जब इसके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये रिंग बाहर की तरफ को निकल के लॉक कर देता है, मगर होता कैसा है, जब वो कंप्रेशन लीक होता है उस वायु दाब के कारण ही ये रिंग फैलते हैं। अब यहां से ये बाहर फैल गया, लीक हो गया, नीचे चला गया तो नीचे वाला रिंग भी फैल जाता है, इसलिए ब्लो बाई नहीं हो सकता। परंतु मैन्युफैक्चरर के जो इंस्ट्रक्शन है कि 10,000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज कर लेना है, पर जो इसका मालिक है कार का, उसने टाइम पर इसको इंजन ऑयल को चेंज नहीं किया। तो इंजन ऑयल एक यह भी हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन नेचुरल है, उसमें बहुत सारे एडिटिव मिले हैं तो इसको डीकंपोज हो जाता है, ये अपने अवयवों में टूट जाता है, इसके अंदर पानी बनाने की प्रवृत्ति रहती है, तो ये खराब हो जाता है चाहे वाहन चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर में चेंज कर लेना है तो कर लेना है, अगर 6 महीने भी हो गए तब भी चेंज कर लेना है। 10,000 नहीं चली गाड़ी आपकी, 6 महीने में 1,000 किलोमीटर चली, तब भी उस इंजन ऑयल को चेंज कर लेना है। जो नहीं करते उनके साथ यह प्रॉब्लम होती है, तब इसमें बहुत घिसावट आ जाती है और जल्दी से फिर इंजन को ओवरऑल करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है, फिर सीधा रिंग पड़ेंगे, पिस्टन नया पड़ेगा, स्लीव नई पड़ेगी, सब कुछ नया पड़ेगा, 60-70 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। और 6,000 में, 4,000, 5,000 में एयर फिल्टर भी चेंज हो जाता, ऑयल फिल्टर भी चेंज हो जाता, डीजल फिल्टर भी चेंज हो जाता, इंजन ऑयल भी चेंज हो जाता। वो काम नहीं कराओगे तो फिर 60 से 80 हज़ार रुपये लगाओगे इंजन को ओवरऑल करने में। समझ में आ गई बात? सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।